नेम इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद ट्विंस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिक्स के पार्ट 2 जिसका नाम है न्यूटोनियन मैकेनिक्स उसी वही चल रहा था हमारा। उसी के क्रम में आज उसका कौन सा लेक्चर है, 11 लेक्चर है, यानी कि 10 लेक्चर हमने अपलोड कर दिया। ठीक है, आप जाके जल्द से जल्द देख लीजिए। और आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। और आप अगर कृष्णा वाली बुक देखेंगे तो वहाँ पे आगे लिखा हो काइनेटिक एनर्जी और फिर लिखा है वर्क एनर्जी थ्योरम। पर ये वर्क एनर्जी थ्योरम से मतलब कह सकते हैं कि फेमस है, लोग इसको वर्क एनर्जी थ्योरम यानी कि एग्जाम में बस वर्क एनर्जी थ्योरम ही आ जाता है कि क्या होता है। बट आप कृष्णा वाली बुक में देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आगे लिखा हुआ। क्यों लिखा हुआ है आप समझ सकते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी से ही संबंधित होगा, तभी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए वर्क एनर्जी थ्योरम समझते हैं कि वो क्या होता है बिना टाइम वेस्ट किए। तो उसके पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत बच्चों को बस ये पता होगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 1/12 mv² होता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये तो आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी होता है। पर काइनेटिक एनर्जी मतलब फील बताइए, आप फील क्या करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। कोई बॉडी है, उसके पास कुछ एनर्जी होती है तभी वो आगे क्या करती है, मूव करती है। तो वो उसके पास जो एनर्जी है वही काइनेटिक एनर्जी होती है और उसी के द्वारा वो मूव करती है। और जहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है वहाँ पे बॉडी क्या हो जाती है, रुक जाती है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है कि अगर हम किसी बॉडी पे वर्क करते हैं, अगर कोई बॉडी उस पर फोर्स लगाते हैं, उस पर वर्क करते हैं, तो वो बॉडी क्या होती है, आगे मूव होती है। क्या होती है, उसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, मूव होती है। मूव करते करते उसकी काइनेटिक एनर्जी जब ज़ीरो हो जाती है तो वो वहाँ पे बॉडी रुक जाती है। ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, किसी की बॉडी के अंदर गति करने की क्षमता, वही हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो इस काइनेटिक एनर्जी के आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाना चाहिए, इसलिए मैंने आपको समझाया। और आप ये भी समझ लीजिए काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो एक स्केलर फंक्शन होती है। ठीक है, और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, और एक काइनेटिक एनर्जी स्केलर फंक्शन होती है। और ये एक चीज़ मुझे और बताना था, हाँ आप हमें ये बताइए कि काइनेटिक एनर्जी क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है कि नहीं करती है। अब आप बोलेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ये मैं बोलूँ तो मैं आपको ये दसनों बार बता चुकी हूँ आपको कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो होप आप क्या कह रही है कि मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके वहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो आप हमें इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है कि नहीं। तो चलिए मैं यहाँ पे बता दूँ कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर फिजिक्स की भाषा में देखेंगे आप तो ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी वस्तु की स्थिति को बताते हैं, तो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वही हो जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, जैसे और अगर लाइफ के एग्जांपल में देखेंगे तो आप मुझे समझ लीजिए कि मैं एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूँ, तो मुझे इस मार्कर की स्थिति बतानी है तो मैं बताऊंगी कि मुझसे ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पे। यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष हम किसी वस्तु किसी ऑब्जेक्ट की स्थिति को बताते हैं, वही होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि नहीं। यानी कि अगर हम रेफरेंस फ्रेम चेंज कर दें तो क्या गतिज ऊर्जा चेंज हो जाएगी, क्या काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो आइए उसको हम देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक हम बनाते हैं ट्रेन। ठीक है, मैंने एक ट्रेन बनाया। ठीक है, उसमें समझिए कि दो बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, और एक बाहर है। ठीक है, और ये क्या हो रही है, ये v वेलोसिटी से जो है ये ट्रेन आगे जा रही है। v वेलोसिटी से ये ट्रेन आगे जा रही है, तो उसको इस ट्रेन को आगे जाने के लिए हमने इस पे कुछ तो फोर्स लगाया होगा, तभी जाके ट्रेन आगे जा रही है। यानी कि हमने इस ट्रेन पे फोर्स लगाया, कुछ वर्क किया, तब ये क्या हो रही है, आगे जा रही है। यानी कि इसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। और जब तक इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो नहीं हो जाएगी तब तक ये चलती रहेगी आगे। और जहाँ इसकी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, गति करने की क्षमता जहाँ ज़ीरो हो जाएगी वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे भी ये ट्रेन रुक जाएगी। तो
तो अगर ये इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए और इसको सी मान लीजिए, तो सी एक चीज़ एब्जॉर्ब यहाँ पे खड़ा होकर कर रहा है कि ट्रेन जो है चल रही है, तो उसकी गति कुछ तो कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी तभी ये मूव कर रही है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, क्योंकि ये यहाँ से खड़ा होकर इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो क्या कर रहा है, ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो मैंने क्या पूछा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल देने पे क्या काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाती है, वही मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पे जब ये कोई शख्स खड़ा है, सी खड़ा है, तो इस ए और बी को देख रहा है, तो कह रहा है कि ए और बी दोनों क्या है, काइनेटिक एनर्जी उनके पास है, इसलिए वो क्या हो रहा है, आगे मूव कर रहे हैं। ठीक है, सी को ऐसा लगेगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ, ये उसको लगेगा कि ये ट्रेन जो है इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी, इस वजह से क्या हो रही है, मूव हो रही है। ठीक है, पर इसी ट्रेन के अंदर अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे दो कोई इंसान बैठे हुए, ए एंड बी मान लीजिए बैठे हुए, तो बी, ए जो है बी को देख रहा है, तो क्या बी मूव उसको करते हुए दिख रहा है, मूव करते हुए रेस्ट पे दिख रहा है, यानी ए को नहीं लग रहा है कि इसके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी है जिससे कि ये आगे मूव करे, उसको लगे कि इसके पास कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ रेस्ट में बैठा हुआ है, यानी कि ये गति नहीं कर रहा है। तो ए के रिस्पेक्ट में ये जो बी है उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने क्या किया, चेंज कर दिया। यहाँ पे हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको माना और यहाँ पे हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको माना। तो सी जब बी को देखता है तो कहता है कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी है तभी ये आगे मूव कर रहा है, पर ए जब देखता है तो ए कहे कि ये तो 1 2 3 यानी कि 5 घंटा बाद भी देख रहे हैं, मेरे सामने ही बैठा है, इसका मतलब ये गति नहीं कर रहा और इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है। यानी कि अगर यहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं तो ए बी के पास काइनेटिक एनर्जी रह रही है और आगे मूव कर रहा है, और एक अगर यहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं तो बी के पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं, इस वजह से ये मूव नहीं कर रहा है आगे। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी देखने का तरीका, देखने का जगह अगर आप चेंज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, यही होता है। यही मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था कि क्या काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है कि नहीं करती है। तो यस, आपको ये याद रखना है कि डिपेंड करती है। तो अब तक तो हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में सब कुछ जान लिया, बस एक चीज़ और जान लेते हैं, उसके बाद हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरी। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव वर्क और एक होता है नेगेटिव वर्क। अब समझिए कि पॉजिटिव वर्क, अब वर्क में यानी कहीं कि वर्क में भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है। देखिए पॉजिटिव वर्क क्या होता है कि कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, उस पे मान लीजिए कि हमने कुछ वर्क किया, यानी कुछ उसको फोर्स दिया, तो वो क्या हो रही है आगे, हमने कोई बॉडी है, हमने उस पर फोर्स लगाया और हमने उस बॉडी पे वर्क किया, फोर्स लगाया, तो उस बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी है, आ गई काइनेटिक एनर्जी आ गई, और उस काइनेटिक एनर्जी को लेकर वो आगे मूव करने लगेगा, और कहाँ तक मूव करेगा, जहाँ तक कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो ना हो जाए। तो इसे जो हमने जो यहाँ वर्क किया उसे हम कहते हैं कि हमने यहाँ पे पॉजिटिव वर्क किया हुआ है। ठीक है, पॉजिटिव वर्क क्या होता है कि हमने अगर किसी बॉडी पर वर्क किया और उस बॉडी पे वर्क करते उस बॉडी में काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न हो गई, और उस काइनेटिक एनर्जी से वो क्या करने लगी, आगे मूव करने लगी, और जहाँ उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी वहाँ वो क्या होगी, बॉडी रुक जाएगी। ठीक है, ये हुआ पॉजिटिव वर्क। और नेगेटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क ये होता है कि कोई बॉडी मान लीजिए कि मूव कर रही है, ठीक है, कोई बॉडी ऐसे मूव कर रही है और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उस बॉडी को क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं कि बॉडी मूव ना करे, यानी कि उसके मूवमेंट को हम लोग रोक रहे हैं। तो जब ये मूव कर रही है तो इसके पास कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी है तभी ये मूव कर रही है। ठीक है, तो ये मूव करते जा रही है, पर हम क्या कर रहे हैं, इस पर कुछ ऐसा फोर्स लगा रहे हैं कि ये जो मूवमेंट कर रही है, मूवमेंट इसका रुक जाए। ठीक है, तो ये होता है नेगेटिव वर्क। तो हम इसको अगर रोकते जाएं, कुछ ऐसा करते जाइए, इधर आगे काइनेटिक एनर्जी से चलते जा रहे हैं और हम यहाँ से फोर्स लगाते जा रहे हैं और यहाँ से वर्क इस बॉडी पे करते जा रहे हैं कि ये बॉडी ये रुक जाए, तो क्या होगा, ये बॉडी अब काइनेटिक एनर्जी को क्या कर देगी, खो देगी, फोर्स और जो वर्क हमने किया उससे इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, तो ये बॉडी रुक जाएगी। तो उस वर्क को कहते हैं नेगेटिव वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको अब तक क्या समझाया, आपको हमने काइनेटिक एनर्जी समझाया और पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क समझाया। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि टॉपिक हमें डिस्कस करना है वर्क एनर्जी थ्योरम, और इसको प्रूव भी करना है।
ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने इसके बारे में समझा, अब हम इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि किसी बॉडी पे लगाया हुआ, किसी बॉडी पे किया हुआ सारा वर्क बराबर होता है चेंज इन बॉडी, ठीक है, चेंज इन बॉडी। यानी कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि वर्क डन, देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि किसी बॉडी पर लगाया हुआ वर्क, वो वर्क एक दो कितना भी वर्क हो सकता है, यानी कि किसी बॉडी पर लगाया हुआ सारा वर्क क्या होता है, वो इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी के चेंज, ठीक है। ये कहते हैं काइनेटिक एनर्जी के चेंज में उस बॉडी के, ठीक है। मतलब ये होता है कि किसी बॉडी पर ठीक है, मतलब यहाँ मैं लिखूंगी तब आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या होता है कि ये होता है कि वर्क डन बाय ऑल वर्क डन बाय ऑल फोर्स इज इक्वल टू चेंज ऑल फोर्स ऑन ए बॉडी, किसी बॉडी पे ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी इन ए बॉडी, ठीक है। मैं ये कहना ये इसका कहने का मतलब है कि किसी बॉडी पर लगाया हुआ सारा फोर्स यानी उस बॉडी पे लगाया हुआ सारा फोर्स यानी कि सारा वर्क बराबर होता है उस बॉडी के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पे, ठीक है। यही होता है, यही वर्क एनर्जी थ्योरम होता है। यानी अगर इसको हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि वर्क लिख सकते हैं बाय ऑल वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस चेंज इनिशियल, ठीक है। ये चीज़ होता है कि किसी बॉडी ये होता है ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि किसी बॉडी पर लगाया हुआ सारा वर्क जो बराबर होता है उस बॉडी के फाइनल एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के अंतर के बराबर होता है, यही कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। यानी कि किसी बॉडी पे लगाया हुआ फोर्स, किसी बॉडी पे सारा लगाया हुआ फोर्स यानी कि उस बॉडी पे लगाया हुआ वर्क, यानी कि उस बॉडी पे किया गया वर्क, उस बॉडी पे किया गया सारा वर्क बराबर होता है उस बॉडी के काइनेटिक एनर्जी के अंतर के, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के क्या होते हैं, अंतर के बराबर होता है। यही होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो अब इस वर्क एनर्जी थ्योरम हम तो समझ गए। अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अब हम क्या करते हैं, इसको डिराइव करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। जैसे इसका फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं कि W बाई ऑल वर्क। हम यहाँ वर्क लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, फोर्स से अच्छा हम वर्क यहाँ पे लिखेंगे। किसी भी बॉडी पे लगाया हुआ सारा वर्क उस बॉडी के फाइनल और इनिशियल कंडीशन के अंतर के बराबर होता है, ठीक है। तो वही होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस होता है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। तो अब इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो छोटा सा किया हुआ वर्क को हम DW लिख सकते हैं, इस पे भी लिख लेते हैं बाय ऑल वर्क क्या होगा, अंतर होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं डेल्टा के, डेल्टा ऐसे बनता है कि ऐसे बनता है, मुझे दिमाग में याद नहीं आ रहा, C डेल्टा है, ठीक है, KF, ठीक है, K और E,
ये अंतर दिखा रहा है, ये अंतर दिखा रहा है, ये फाइनल और इनिशियल का ये अंतर दिखा रहा है, ठीक है। और ये मान लीजिए कि छोटा सा किया हुआ वर्क, हम छोटा सा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें चीज़ों को डिराइव करना। अब हम डी लेंगे, छोटा लेंगे, तभी तो कुछ डेरिवेशन करेंगे, इंटीग्रल करेंगे, और तब कोई भी वैल्यू निकल के आएगी। यानी कि हम इसको लेके प्रूफ करें, इसको लेके हम सॉल्व करेंगे और ये चीज़ हम ला देंगे, ठीक है। क्योंकि जब वर्क एनर्जी थ्योरम ये बात कहती है तो इस प्रूफ करके हमें दिखाना तो भी तो पड़ेगा ना कि ये कैसे होगा। यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम ये बात कहती है और इस बात को चलिए अभी हम इस वक्त प्रूफ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने इसको डी लिख दिया यानी कि छोटा किसी बॉडी पे थोड़ा सा किया हुआ वर्क उस बॉडी के फाइनल और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के अंतर के बराबर होता है। उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड होगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को लेके प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू को यानी कि वर्क को क्या लिखते हैं, वर्क को लिख सकते हैं हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। जब डी हमने लिखा तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ इंटू हम लोग डी एक्स लिख लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे डी माना है, छोटा सा वर्क माना है, तो छोटा सा हम डिस्टेंस भी मानेंगे, ठीक है। क्या होता है, वर्क बराबर आप जानते हैं कि वर्क बराबर आप ये तो जानते ही होंगे एफ इंटू एस होता है। एस वहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस होता है, और एफ वहाँ पे फोर्स होता है। तो वही मैं छोटा सा वर्क ली हूँ, यानी कि बहुत कम किया हुआ वर्क क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो एफ इंटू डी एक्स लिख सकते हैं उसको। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, जब डी एक्स लिखे हैं तो हम ऐसे लिख लेते हैं, x1 से लेकर x2 तक ले सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एम ए इंटू डी एक्स, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ए को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, ए को आप एक और तरीके से लिख सकते हैं। ए आप जानते हैं कि ए होता है डी एक्स, ठीक है। डी एक्स अपान क्या होता है, डी टी होता है। आप ये जानते हैं कि किसी भी पोजीशन के सापेक्ष किसी भी वेलोसिटी को हम टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देते हैं तो वो क्या होता है, वो होता है एक्सेलरेशन। पर यहाँ पे हमने x लिया तो हम भी यहाँ पे t नहीं, यहाँ पे x ले लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों ऊपर नीचे हम लोग dx से क्या कर देंगे हम लोग इनटू, ठीक है। इस तरीके से कर देंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पे किसी तरह भी काइनेटिक एनर्जी को लेके आना है, ठीक है। देखिए मैंने इसको यहाँ पे x कैसे लिख दिया, क्योंकि आपको पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी के टाइम के साथ डिफरेंशिएट होता है, ठीक है, वेलोसिटी। इसलिए हम अपने मन से यहाँ x नहीं लिख सकते, भले यहाँ पे x है पर हम अपने मन से x नहीं लिख सकते, तो इसको हम t लिख देंगे, ठीक है। और अब क्या किया हमने, ऊपर dx से इंटू कर दिया। तो अगर हम इसको ले लेते हैं, इसको और इसको एक साथ ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लेते हैं, तो हमारा a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको ले लेंगे तो ये v बन जाएगा और बचेगा dv अपान dx, ठीक है, इतना बचेगा, ठीक है। अब ये हम a की जगह क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं ये वैल्यू, ठीक है। देखिए मुझे ऐसा लगा कि d यहाँ पे x लिख सकते हैं, पर x नहीं लिख सकते, क्योंकि एक्सक्लेशन क्या होता है, वेलोसिटी का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन होता है, तो x थोड़ी लिख सकते हैं, यहाँ पे t ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, a को इस तरीके से लिख सकते हैं और dx से dx ऊपर नीचे इंटू कर लिया तो वो बराबर हो जाएगा। और फिर हमने इसको लेके क्या मान लिया, इसको लेके हमने v मान लिया और ये बटे ये को क्या किया, वैसे छोड़ दिया। अब a की जगह हम क्या करते हैं, रखते हैं इसमें, तो यहाँ आइए चलिए a यहाँ पे रख लेते हैं, x1 से x2 और ये f इंटू m था, m इंटू a था, m इंटू a और ये है dx। और हमने क्या कर लिया, मास क्या होता है, मास कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है, जो भी जिस मास के लिए भी हम निकाल रहे हैं, तो x1 x2 हो जाएगा और m को मैंने क्या किया, बाहर निकाल लिया है और a की जगह रख लेते हैं v और dv और ये हो जाएगा dx, ठीक है। और एक अभी dx ये बाकी है तो dx हमने इधर लिख लेते हैं। अब इसको क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। एक बार देखूँ मैं नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा x1 और x2 और बाहर m निकल चुका है और अब इस dx से कट हो जाएगा तो v dv बचेगा, ठीक है, v dv आपका बच जाएगा।
तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अब क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा v²/2 आ जाएगा, ठीक है। और अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, अब वेलोसिटी देखनी है। तो अब देखिए जब dx से dx कट गया तो जो लिमिट भी है वो भी चेंज हो जाएगी, वो भी लिमिट क्या हो जाएगी, वो भी चेंज हो जाएगी लिमिट, वो क्या हो जाएगी फाइनल, और यहाँ पे इनिशियल हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो अब फाइनल देखिए ये समझ लीजिए जब dx हमने यहाँ माना था तब ये x1 x2 माना था, पर जब dx से dx कट गया और अब जो dv है अब उसके रिस्पेक्ट में हमें करना है इंटीग्रेशन, तो इसलिए हम यहाँ पे वेलोसिटी फाइनल क्या थी और इनिशियल क्या थी वहाँ से यहाँ तक हम लोग निकाल रहे हैं वर्क डन, कि पहले स्टार्टिंग में क्या थी वेलोसिटी और बाद में क्या थी वेलोसिटी, वैसे ही हम निकाल रहे हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे फाइनल और इनिशियल लिख लेंगे। तो यहाँ लिख लीजिए फाइनल और यहाँ लिख लीजिए इनिशियल, तो लिखेंगे m और v फाइनल का स्क्वायर/2, ठीक है, माइनस लिखेंगे m, एक बार लिखेंगे एक बार ये भी लिखेंगे m को भी हम क्या करते हैं ब्रैकेट में कर लेते हैं, m अभी बाहर रहेगा, इसमें हम ऐसे कर लेंगे तो ऐसे कर सकते v(f²/2 u माइनस v i यानी इनिशियल (2) और बाहर हमारा क्या बचा था m बचा था, तो m का इंटू कर देंगे तो mv फाइनल (2) माइनस m इनिशियल (2), और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक बार हम देखें नीचे दिख रहा है कि नहीं, नीचे दिख रहा है, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और ये हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है। यानी कि हमें यही चीज़ प्रूफ करना था कि किसी बॉडी पे अगर हम वर्क करते हैं, कुछ भी वर्क करते हैं, तो वो जो क्या होता है बराबर होता उस बॉडी के काइनेटिक एनर्जी के अंतर के, किस काइनेटिक एनर्जी के अंतर के, फाइनल और इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी होगी उस बॉडी के उसके अंतर के बराबर होता है अगर हम किसी बॉडी पे कोई वर्क करते हैं तो, ठीक है। फिर से समझ लीजिए किसी बॉडी पे अगर हम कोई वर्क करते हैं यानी फोर्स लगाते हैं, कुछ वर्क करते हैं, तो वो जो वर्क होता है वो बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन किस काइनेटिक एनर्जी की चेंज, तो फाइनल और इनिशियल, यानी कि इनिशियल में जो कितनी काइनेटिक एनर्जी थी और फाइनल में कितनी काइनेटिक एनर्जी थी उन दोनों के अंतर के बराबर होता है अगर हम किसी बॉडी पे कुछ वर्क करते हैं तो, ठीक है। यही होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो इसलिए मैंने काइनेटिक एनर्जी को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। यहाँ पे थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया उसके लिए सॉरी, पर फिर भी यहाँ पे मैं एक चीज़ भूल गई थी कि ए हमेशा आप ये भी याद रख लीजिए कि कभी भी dv/dx आप नहीं लिख सकते, क्योंकि एक्सलेशन क्या होता है वहाँ पे dv/dt ही होता है, ठीक है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन मिलता है तो हम आपके लिए और कुछ भी बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। और बेहतर करने की कोशिश करेंगे और खुश रहिए, स्टडी करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, इसलिए आप स्टडी करते रहिए। और हाँ हो एक बात मैं और आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ डेरिवेशन कर दिया, पर आपको कुछ ना कुछ एग्ज़ाम में लिखना होता है, यानी कि मैं नोट्स की बात कर रही हूँ। अगर आप नोट्स चाहते हैं देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से मेरे ज्वाइन हो जाइए। अगर ज्वाइन हो गए होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर ज्वाइन नहीं हुए तो जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप ज्वाइन करके देख सकते हैं। मैं लेक्चर वाइज नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड करा देती हूँ, ठीक है। तो आप अगर एग्ज़ाम करीब आएगा तो आप उस सारे नोट्स को क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, और जहाँ आपको कन्फ्यूजन होंगी वो वीडियो तुरंत वहाँ मैंने उस लेक्चर का नाम भी लिख दिया, तो वो क्या करिए सिर्फ उस लेक्चर को लिख के बाइटविन सर्च कर लीजिए, पूरा ये आपको वीडियो मिल जाएगा। और जिस तरीके से यहाँ मैं पढ़ाई हूँ उस तरीके से नोट्स भी है, इसलिए जब आप नोट्स समझने में आपको कुछ दिक्कत आती है तो आप तुरंत वहाँ पे वीडियो देख लीजिए हमारा, आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं जो जैसे यहाँ पढ़ाती हूँ उस टाइप का ही नोट्स बनवाती हूँ, और आप अगर उस नोट्स को फॉलो करते हैं तो मैं ये गारंटी लेती हूँ कि आपका औरों से बेहतर नंबर आएगा, ज़रूर ही आएगा, और बेहतर भी आएगा अगर आप मेहनत करते हैं तो। बस मेहनत नहीं करते हैं तब नहीं, अगर मेहनत करते हैं तो गारंटी मैं लेती हूँ कि आपका औरों से अच्छा एग्ज़ाम जाएगा, ठीक है। और एक मैं और कहना चाहती हूँ, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, क्योंकि देखिए देखते ज़्यादा लोग हैं पर लाइक बहुत कम करते हैं, पर आप लाइक करेंगे तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और अब स्टडी करते रहिए, एग्ज़ाम आने वाला है,
और अब खुश रहिए और अपने मम्मी पापा को खुश रहिए और अपने मम्मी पापा को अपने ऊपर प्राउड फील करवाइए। ठीक है, ठीक है, मम्मी पापा ही क्या होते हैं, सब कुछ होते हैं। और जिस बच्चे को बहुत ज़्यादा टेंशन एग्ज़ाम में कि एग्ज़ाम में क्या करें कैसे करें, उससे मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट यही करूँगी कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप लेक्चर वाइज नोट्स को देख लीजिए और जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी वो आप वीडियो देख सकते हो। पर मैं ये भी कहूँगी पहले आप अगर वीडियो देख लेते और तब नोट्स पढ़ते तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, पर एग्ज़ाम में अगर आपके पास टाइम नहीं है, सिर्फ एक दिन का टाइम है, तो आप पूरे नोट्स जो नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल में डाला है वो सारे नोट्स पढ़ लीजिए। जहाँ आपको कन्फ्यूजिंग लगेगा वहाँ आप वो वीडियो चालू कर लीजिए, क्योंकि मैंने लेक्चर का वहाँ नाम भी लिख दिया, तो आपको सर्च भी नहीं, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ उस लेक्चर को आप सर्च कर लीजिए और वीडियो आ जाएगा और वहाँ पे आप देख लीजिए। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए हमारे वीडियो की थोड़ा सा हम हेल्प करिए, शेयर करिए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, खुश रहिए।